लाइबिलिटी अब दो ब्रॉड कैटेगरी में बटी होती है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जहां पर हम कंपनी के एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी को सबको एक साथ रिकॉर्ड करके रखते हैं। एन एंटिटी रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल Q2 सक्सेस एकेडमी। मैं लक्ष्य आपका दोस्त लेके आ चुका हूं आपकी सीरीज का दूसरा चैप्टर जो कि है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आपने जैसे आपको पता है हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमने पहले ही निपटा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप नीचे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होने वाला है कुछ ऐसी की टर्म्स को समझना जो हमारी अकाउंटेंसी में पूरे में यूज होने वाली है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जैसे हमारी पहली टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक इवेंट होता है दो पार्टीज के बीच में जहां पर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होता है। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू जैसे गुड्स के बदले हमें पैसा मिल रहा है, पैसे के बदले हमें कुछ सर्विस मिल रही है, ये सब हमारी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रही है। अब एग्जांपल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, के एग्जांपल जैसे कि हमने कुछ माल खरीदा, वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। कुछ बेचा, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्रेडिटर से पैसा लिया, वो ट्रांजैक्शन है। और वो डेटर्स को पैसा दिया, वो भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे हमारी ट्रांजैक्शन मॉनिटरी टर्म से होनी चाहिए, मतलब जो ट्रांजैक्शन है उसमें पैसे इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरी चीज, अब जो ट्रांजैक्शन है वो एटलीस्ट कम से कम दो अकाउंट्स पे पैसा डालनी चाहिए, और उसके सोर्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए, जैसे कि वाउचर, बिल वगैरह वगैरह, ये सब होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसे मानेंगे नहीं हमारी कुछ ट्रांजैक्शन हुई भी है। उसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंज आना चाहिए, और वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ट्रांजैक्शन देख ली, हमारी ट्रांजैक्शन कौन सी थी। अब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पर? उसके अकाउंट में। अब अकाउंट एक ऐसी जगह हो जाता है जहां पर हम जितनी भी ट्रांजैक्शन है, हम उन सारी ट्रांजैक्शन को जहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो एक अकाउंट कहलाता है। अब रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, इट शोज बोथ अमाउंट एंड इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब अकाउंट में हमारा क्या क्या दिख जाता है? अकाउंट में हमारा उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे, और उसका कितना अमाउंट है, वो सब देखने को मिल जाता है हमारे अकाउंट के अंदर। अब कैपिटल पे आते हैं। कैपिटल क्या होती है? जो हमारी बिजनेस के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगी है, जो हमने स्टार्टिंग का पैसा लगाया है, वो हमारी कैपिटल हो गई। जैसे मैं हूं, अगर मैं ये चला रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास में मैंने कैमरा लगा रखा है, यहाँ पर कुछ लाइटें हैं, यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड है। अब ये सब मैंने पैसा लगाया है इसमें, तो ये क्या है? ये हमारी कैपिटल है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू द बिजनेस इन द बिजनेस इटसेल्फ। इट इज द प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस। ये सबसे पहली इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस के अंदर, जो हमारा ओनर लगाता है। इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड द प्रोप्राइटर। अब आपको ये तीसरे चैप्टर में ये पता लगेगा कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग अलग बंदे हैं। हम जो जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो हम बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अब हमने पैसा लगाया बिजनेस में, जितना भी पैसा आ रहा है बिजनेस में, जितना भी पैसा हमने लगाया बिजनेस में, वो बिजनेस को हमें वापस देना है। हमने बिजनेस को उधार दिया है पैसा, तो बिजनेस की वो लायबिलिटी है, बिजनेस का कर्जा है हमारी तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स क्या होती है? अब अगर मैंने अपने बिजनेस में से, जैसे मेरा बिजनेस था ये क्लास का, मैं क्लास में से कैमरा लेके चले जाता हूँ अपने घर अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये मेरी ड्राइंग हो गई। ड्राइंग रेफर टू द कैश और अदर एसेट दैट ओनर विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। जो पर्सनल यूज के लिए अगर ले जा रहा हूँ तो वो कहलाएगा हमारी ड्राइंग्स। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर इज वैल्यूड एट इट कॉस्ट। मतलब अगर मैं कुछ सामान लेके जाता हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए और उसमें हमेशा अपने पास रखता हूँ, हाँ, तो फिर जो उसकी वैल्यू होगी, मैं उसे अगर कोई और लेके जाता तो मैं उसे सेल दिखाता, उसे सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड करता। अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो उसे सेल वैल्यू पे नहीं, जितनी वैल्यू मैंने खरीदा था मैं उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा। आगे बढ़ते हैं हमारी लाइबिलिटीज पे। जैसे मैंने बताया, जो मैंने बिजनेस को पैसा दिया, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? बिजनेस के लिए कर्जा हो गया, बिजनेस को मुझे वापस देना है। तो वो अमाउंट जो बिजनेस को किसी को देना है, किसी से उधार लिया हमने, वो हमारी लाइबिलिटी कहलाती है। लाइबिलिटी टुवर्ड द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। जैसे मैंने पहले बता दिया था, बिजनेस को मुझे पैसा देना है, मैंने बिजनेस को पैसा दिया था, अब वो पैसा बिजनेस मुझे वापस देगा, तो बिजनेस की लाइबिलिटी है मेरी तरफ। तो कैपिटल हमारी एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है, मतलब अंदर अंदर की लाइबिलिटी है वो,
अंदर का मामला है सारा। अब लाइबिलिटी, अगर मुझे मैंने किसी बाहर के बंदे से पैसा लिया है, मैंने उसे बाहर देना है पैसा, तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाएगी। तो लाइबिलिटी के दो टाइप्स होते हैं, पहले तो एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो अंदर अंदर होता है, एक्सटर्नल जो हमें किसी को बाहर देना है। आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी अब दो ब्रॉड कैटेगरीज में बटी होती है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है, जैसे अगर मैंने पैसा लिया और मुझे वो 1 साल के बाद लौटाना है या 12 महीने के बाद लौटाना है, तो वो कहलाएगी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी वो होती है जो हमें 1 साल के अंदर अंदर लौटानी पड़ती है। जैसे अगर मैंने माल लिया, किसी से माल लिया उधार, और उसने कहा मुझे कि मुझे अगले 1 महीने के अंदर पैसा दे देना, तो मैंने उसे अगले 1 महीने के अंदर पैसा दे दिया, तो वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी करंट लाइबिलिटी हो गई। और ऐसे अगर मैं दूसरे एक दुकानदार से सामान लिया, उसने कह दिया कोई बात नहीं भाई, तुम हमारे दोस्त हो, 1-2 साल में लौटा देना, कोई बात नहीं, तो वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि हमें वो 1-2 साल के बाद लौटानी है। आगे आते हैं हमारे एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो हमारी हमारी वो प्रॉपर्टी होती है, वो चीज होती है जो हमें फ्यूचर में फायदा पहुंचाने वाली है। Assets are the resources owned and controlled by the company that are expected to provide future economic benefit. हमारी वो रिसोर्सेज जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाएगा, वो हमारे एसेट्स कहलाते हैं। अब these benefits usually come in form of revenue generation. अब जो हमें बेनिफिट हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? हमारे रेवेन्यू, उसकी वजह से हमें पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है हमारे हमारे पास। टाइप्स ऑफ एसेट्स। अब कितने टाइप के एसेट्स होते हैं? एसेट कितने तरह के होते हैं? पहला तो एक तो टेंजिबल और इनटेंजिबल। पहले इसे छोड़ते हैं, पहले दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक टेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं, एक इंटेंजिबल जिसे हम नहीं छू सकते। ठीक है, टेंजिबल एसेट जैसे ये बोर्ड है, इसे मैं छू पा रहा हूँ, तो ये टेंजिबल है। अगर क्या नाम है, मार्केट में मेरा नाम है, मेरा नाम सुन के लोग वीडियो देखने आ रहे हैं, तो मेरी इंटेंजिबल एसेट है। अब देखते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट जैसे नॉन करंट लाइबिलिटी थी, जैसे नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो हमारे पास 1 साल से लंबे टिकेंगे। Non-current assets are the company's long-term investment that are not expected to convert in cash or used up within 1 year. हमारे वो एसेट जो कंपनी की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनी उसे लिक्विडेट नहीं करेगी, 1 साल के बाद लिक्विडेट करेगी उसे। लिक्विडेट का मतलब उसे कैश में कन्वर्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर द assets that company expected to convert in cash or sell or consume within 1 year और इट्स ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। मतलब वो एसेट्स जो हमारे 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर हम 1 साल के अंदर अंदर उसे यूज कर देंगे, वो एसेट कहलाते हैं हमारे करंट एसेट्स। जैसे कि अगर मेरी कपड़े की दुकान है, कपड़े मेरे लिए का एसेट है, क्योंकि वो मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाएंगे। अगर मैं कपड़ों को 1 साल के अंदर अंदर बेच देता हूँ, तो क्या होगी, वो मेरी करंट एसेट्स होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक नया वर्ड पढ़ा, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल आपके सिलेबस में है नहीं, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है। जैसे आपका रॉ मटेरियल है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसे काम पे लगाया, वर्क इन प्रोग्रेस, वो बन रहा है, रॉ मटेरियल हमारा बन रहा है अभी, रॉ मटेरियल हमारा फिनिश गुड में बन रहा है, और फिनिश गुड बन गया, फिनिश गुड से वो कैश में कन्वर्ट कब हो रहा है? अब इस चीज को जितना भी टाइम लगा हमारे रॉ मटेरियल से कैश में कन्वर्ट होने में जितना भी टाइम लगा, वो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर वो हमारा एक खर्चा होता है जो हम अपने एसेट को अपने पास लाने के लिए जितना भी खर्चा करते हैं, वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक्सपेंडिचर रेफर टू द पेमेंट और आउटफ्लो ऑफ कैश और अदर एसेट फॉर गुड्स, सर्विसेज और अदर आइटम्स। इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ कंपनी इनकर्स टू एक्वायर एसेट और सर्विस। मतलब हमने जितना भी खर्चा करा है किसी एसेट को अपने पास लेने के लिए, वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाती है। एक्सपेंडिचर हमारे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हमारा बड़ा खर्चा हो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा पहली बात तो बड़ा खर्चा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया किसी हमारी बड़ी बड़ी एसेट्स को लेने में, लॉन्ग टर्म एसेट को खरीदने में जो मैंने खर्चा लगाया, वो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने ये बोर्ड खरीदा, हाँ, तो ये बोर्ड खरीदा, ये मेरा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये बोर्ड मेरा लॉन्ग टर्म चलेगा, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट है, हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एसेट है।
तो ये मेरी हो गई कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अगर और होता है एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मेरे डे टू डे खर्चे आ रहे हैं। हाँ, जैसे मुझे सैलरी देनी है किसी को वेजेस देनी है, वो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाते हैं। अब एक आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे पहले तो एक्सपेंस होते हैं, जो पहले एसेट होते हैं, फिर बाद में वो एक्सपेंस बन जाते हैं। जैसे कि deferred revenue expenditure refer to the expenses that are initially recorded as assets and then gradually expense over their useful life. These expenditure provide benefit for more than one accounting period but not classified as capital expenditure. ये एक्सपेंडिचर हमारे वो खर्चे होते हैं जो हमें एक साल से ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, पर ये हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर पहले तो हमारे एसेट होते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे एक्सपेंस होने लगते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा एडवर्टाइजमेंट। मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाई, बहुत हैवी एडवर्टाइज ऐड करवा दी मैंने, बिल बोर्ड लगवा दी बड़े बड़े। अभी तो फिलहाल में फायदा पहुंचा रहे हैं, अभी तो मेरी एसेट है, लेकिन बाद में मेरा खर्चा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। अब मुझे पैसा कमाने के लिए जो खर्चा करना पड़ रहा है वो मेरा एक्सपेंस कहलाएगा। टाइप्स ऑफ एक्सपेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला प्रीपेड एक्सपेंस जो हम एडवांस में दे चुके हैं, और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जिसका हम फायदा उठा चुके हैं लेकिन उसका पैसा नहीं दिया हमने, लेकिन हमें देना है उसका पैसा। आगे आता है रेवेन्यू रेफर टू द इनकम जनरेटेड फ्रॉम कंपनीज नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज सच एज सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज टू द कस्टमर। रेवेन्यू हमारा वो पैसा जो हमारे कंपनी में जितना पैसा आया वो हमारा रेवेन्यू कहलाएगा, और इनकम जो हमारा प्रॉफिट हुआ पूरे साल में वो हमारी इनकम होगी, और प्रॉफिट जो हमारी इनकम किससे, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आया है। मतलब हमें जैसे मैं कपड़े बेचता हूँ, कपड़े बेच के जितना भी प्रॉफिट आया, जितना भी पैसा आया है, उसमें से मैंने कॉस्ट अलग कर दी और प्रॉफिट अलग कर दिया, वो मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं गेन पे। अब गेन क्या होता है? गेन होता है जैसे मैंने माल बेचा, अब मेरे पास जितना मेरे बिजनेस में जितना भी पैसा आ रहा है मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अलग, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जैसे मैं कपड़े बेच रहा हूँ, अब जो कपड़े बेच के मेरे पास पैसा आ रहा है वो होगी कपड़े की सेल, मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। बाकी जहां से पैसा आ रहा है वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है। गेन इज द इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम अदर अर्निंग्स एक्सक्लूडिंग ऑपरेटिंग अर्निंग्स। मतलब ऑपरेटिंग अर्निंग को छोड़ के मेरे पास जहां से भी पैसा आ रहा है वो मेरा गेन होगा। और लॉस क्या होता है? लॉस होता है हमारा, अगर मान लो मेरे एक साल के अंदर खर्चे ज्यादा हो गए लेकिन पैसा कम आया, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू, ये मेरा लॉस हो गया। परचेज क्या होता है? परचेज इज द एक्विजिशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय बिजनेस आइदर फॉर ऑपरेशनल यूज और रीसेल। अच्छा, अब मैंने कुछ माल खरीदा, मेरा कपड़े का बिजनेस था, मैं कपड़े किसी से खरीद के लाया बेचने के लिए, तो वो मेरी परचेज हो गई। अब परचेज दो टाइप की हो सकती है, एक कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। मतलब मैं कैश देके भी खरीद सकता हूँ या मैं उधार देके भी खरीद सकता हूँ। और सेल, अब मेरा कपड़े का बिजनेस था, मैंने कपड़े बेचे किसी को, वो मेरी सेल हो गई। सेल भी दो तरह की हो सकती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। आगे बढ़ते हैं। परचेज रिटर्न क्या होता है? मान लो परचेज रिटर्न ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड occurs when buyer sent to back to the supplier। अब मैंने परचेज करके मैंने वापस सप्लायर को भेज दिया, मुझे माल पसंद नहीं आया, मैंने वापस सप्लायर को भेज दिया, तो परचेज रिटर्न हो गई। अब सेल रिटर्न, मैंने किसी को माल बेचा था और उसे माल पसंद नहीं आया, उसने मुझे वापस दे दिया, वो मेरी सेल रिटर्न हो गई। जो मैंने पहले परचेज करी थी, परचेज वापस दे दी तो वो परचेज रिटर्न हो गई। सेल, जो किसी ने मुझसे सेल करी थी, मैंने किसी को सेल करी थी, कोई मुझसे सामान ले गया था, उसे पसंद नहीं आया, उसने मुझे वापस कर दिया, वो मेरी सेल रिटर्न हो गई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो पैसा मेरे ऑपरेशन से आया है, मतलब जो मैं काम करता हूँ, कपड़े बेचता हूँ, कपड़े बेचने से जो मेरे पास पैसा आया है वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। गुड्स क्या होंगे? गुड्स वो चीज होती है जो चीज हम बिजनेस में बेचते हैं। जैसे गुड्स रेफर टू टेंजिबल आइटम दैट आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग रीसोल्ड टू कस्टमर फॉर प्रॉफिट। किस इंटेंशन से? रीसोल्ड, हम उन्हें दोबारा बेचेंगे,
हम जो चीज खरीदते हैं किस चीज के लिए, किस इंटेंशन से, दोबारा बेचने के इंटेंशन से जो चीज हम खरीदते हैं वो हमारे गुड्स कहलाते हैं। आगे आता है स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक इन्वेंट्री रेफर टू ऑल द आइटम इन द बिजनेस ऑन द बिजनेस हैज ऑन द हैंड फॉर सेल टू कस्टमर। अब जो भी माल मेरे पास सेल के लिए रखा है वो मेरा स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाएगा। अब इन्वेंट्री आपकी तीन टाइप की होती है। इन्वेंट्री आपकी तीन टाइप की होती है। पहली रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कच्चा माल। कपड़े, अगर मैं मान लो कपड़े बेचता हूँ, कपड़े वाला एग्जांपल को लेके चलते हैं हम पूरे 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 उसमें चैप्टर में। अगर मैं कपड़े बेचता हूँ, मैंने धागे वागे खरीदे, धागे खरीदे, कुछ कतरन खरीदी कपड़े बनाने के लिए, तो वो मेरा रॉ मटेरियल होगा। अब कपड़े सिलाई, अब वो जो कपड़े हैं वो सिल रहे हैं अभी, वो अभी तैयार नहीं हुए, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस होगा। अब वो बन के आ गए मेरे पास, बेचने के लिए तैयार है वो, तो वो हो गए फिनिश्ड गुड्स। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल ऑल्सो नोन एज अकाउंट रिसीवेबल, रिप्रेजेंट द मनी owed to the business by the customer for good and services sold on credit। मान लो मैंने कुछ सामान उधार पे बेचा, अब मुझे उसके पैसे लेने हैं, तो वो चीज कहलाएगी हमारी ट्रेड रिसीवेबल। रिसीव करनी है हमें वो ट्रेड, तो वो ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगी। ट्रेड पेबल, जो पैसा हमें किसी को देना है, हमने किसी से गुड्स खरीदे, अब गुड्स का हमें पैसा देना है, तो वो ट्रेड पेबल कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं कॉस्ट पे। कॉस्ट रेफर टू द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस और एक्वायर गुड एंड सर्विसेज। कॉस्ट वो चीज कहलाती है, कॉस्ट वो खर्चा है जो हमें गुड्स बनाने में, गुड्स बनाने से लेके बेचने तक जो हमें खर्चा हुआ है वो हमारी कॉस्ट कहलाएगी। वाउचर, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट सर्व एज एविडेंस फॉर द बिजनेस ट्रांजैक्शन। वाउचर वो एविडेंस होते हैं, वाउचर जैसे बिल हो गए, बिल भी हमारा एक तरह से वाउचर ही है। वो एक हमें एविडेंस दिखा, एक एविडेंस होता है कि हमने सेल करी है या नहीं करी। डिस्काउंट, डिस्काउंट तो आप सब लोगों को पता ही है। जैसे मैंने कुछ खरीदा, जैसे मैंने किसी को कुछ बेचा, मैं कपड़े बेचता हूँ, कपड़ों में मैंने कुछ 10% ऑफ रख दिया। जैसे 100 रुपए का कपड़ा था, 100 रुपए का मैंने 90 में बेच दिया, 10% का 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो वो मेरा डिस्काउंट कहलाएगा। बैड डेट, अब कोई मेरा सामान उधार लेके गया, मान लो मैंने कपड़े बेचे थे, मैंने उधार पे बेच दिए कि ले जाओ कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे देना जब आपके पास हों, पर वो बंदा पैसा मुझे वापस दे के नहीं गया, उसने पैसे मेरे मार लिए, तो मरे हुए पैसे क्या कहलाएंगे, बैड डेट कहलाएंगे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जहां पर हम कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी को सबको एक साथ रिकॉर्ड करके रखते हैं। अब आती है हमारी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू रिप्रेजेंट टू द नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ कंपनी, मीनिंग द वैल्यू ऑफ एन एसेट एज इट रिकॉर्डेड इन द कंपनीज बैलेंस शीट। बुक वैल्यू जैसे एक एसेट है मेरे पास, एसेट की वैल्यू जो मैंने अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करी है वो मेरी बुक वैल्यू करेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट आर द प्राइमरी रिकॉर्ड्स इन विच अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज इनिशियली रिकॉर्डेड। बुक्स ऑफ अकाउंट वो किताबें होती हैं जहां पर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूँ स्टार्टिंग से ही। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम COGS भी कहते हैं, रिप्रेजेंट द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ गुड दैट अ कंपनी सेल्स ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। मतलब अब मुझे अपने गुड्स को बनाने से लेके बेचने तक जितना भी खर्चा आया है, जितनी भी कॉस्ट लगी है, वो हमारी COGS कहलाएगी। क्रेडिट, क्रेडिट इज एन एंट्री दैट इंक्रीजेस लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी एंड रेवेन्यू अकाउंट एंड डिक्रीजेस एसेट्स ऑफ अ कंपनी। अब क्रेडिट होने से, क्रेडिट एक एंट्री होती है जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू बढ़ता है, हमारे कैपिटल बढ़ती है और हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, और हमारे एसेट्स डिक्रीज हो जाते हैं इसकी वजह से, वो हमारे क्रेडिट एंट्री होती है। डेबिट एंट्री वो होती है जिसकी वजह से हमारी एसेट बढ़ती है और बाकी चीजें घट जाती हैं। अब आता है डेप्रिसिएशन। जैसे मान लो मेरे पास ये बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, अब इस बोर्ड की वैल्यू हर साल घटती रहेगी थोड़ी थोड़ी, और एक दिन आएगा इस बोर्ड की वैल्यू कुछ जीरो हो जाएगी बिल्कुल। ये बोर्ड कोई 0 रुपए में नहीं खरीदेगा, ये सीधा कबाड़े में जाएगा। तो डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टैंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। मतलब इसकी जितनी भी वैल्यू घटती रहेगी वो हमारी डेप्रिसिएशन कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं एंटिटी। एन एंटिटी रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। एक ऐसी
एक ऐसी यूनिट जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए हम फाइनेंशियल अकाउंट बना रहे हैं, वो हमारी एंटिटी कहलाएगी। जैसे कि अगर मैं अपने, जैसे हमने K2S, ये मेरा K2S का वो है, अकाउंट है। अब इसके लिए मैं अकाउंट बना रहा हूँ, तो ये हमारी एक एंटिटी हो गई K2S। ठीक है, अब आते हैं एंट्री पे। एंट्री क्या होती है? एंट्री बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, वो एंट्री कहलाती है। इंसॉल्वेंट, अगर कोई इंसान मेरे पैसे लेके भाग जाता है और उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। प्रोप्राइटर कंपनी का ओनर प्रोप्राइटर कहलाता है। और लास्ट टॉपिक है हमारा रिबेट। रिबेट होता है वो रिफंड, रिबेट इज अ रिफंड और रिटर्न ऑफ अ पोर्शन ऑफ पेमेंट। इट्स ऑफ्टन ऑफर्ड बाय द सेलर टू एनकरेज परचेजेस, रिवॉर्ड कस्टमर लॉयल्टी और रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। रिबेट वो पोर्शन होता है पेमेंट का जो हम माफ कर देते हैं थोड़ा बहुत। जैसे सेल कर रहे हैं, हमने सेल पे थोड़ा बहुत पोर्शन माफ कर दिया, तो ये हमारा रिबेट कहलाता है। तो ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी हैं। अब आपको ये टर्म्स पूरे पूरे बुक में आपको देखने को मिलेंगी, और आपको ये पूरी टर्म्स याद रखनी है। तो आज की इस वीडियो में हमने जितनी भी हमारी टर्म्स थी, हमने वो सब क्लियर कर दी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे जाके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका सबका रिप्लाई कर दूंगा। और हमने पहले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब हमारा अगला अगला सेशन जो है वो हमारे प्रिंसिपल्स पर है। वो प्रिंसिपल वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसे मिस आउट मत करिएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।